सभी संगिनी बहनों को नमस्कार। आप सभी का जन्म की तैयारी और संस्थागत प्रसव के इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हम संजू की कहानी के माध्यम से जन्म की तैयारी के महत्व को समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि जन्म की तैयारी कब और कैसे कराते हैं, जन्म की तैयारी में क्या-क्या करते हैं, संस्थागत प्रसव के क्या फ़ायदे हैं, 48 घंटे अस्पताल में रुकने का क्या महत्व है, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है और आशा एवं संगिनी की जन्म की तैयारी करवाने और संस्थागत प्रसव में क्या भूमिका है, इस पर हम लोग आज की चर्चा करेंगे। जब भी आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जाती होंगी तो आपको संजू जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती होंगी। जो घटना हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां मिलती होंगी आपको समुदाय में। तो इस परिस्थिति के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या-क्या कारण हैं कि महिला की मृत्यु हो जाती है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो आइए संजू की कहानी जानते हैं। संजू का 9वां माह चल रहा है। वह वीएचएनडी पर एक बार ही गई थी। उसके बाद आशा ने उसके घर का भ्रमण तो किया, पर जन्म की तैयारी पर कोई चर्चा नहीं की। जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसकी सास ने उसके पति को बुलवाया और वो लोग उसे एक जीप में अस्पताल ले गए। अस्पताल में दोपहर 2 बजे उसका प्रसव हुआ और उसके 3 घंटे बाद वह अस्पताल से वापस आ गई। घर पहुंचकर रात में ही उसे ज़्यादा रक्तस्राव होने लगा और उसे चक्कर आने लगे। संजू की सास ने घबराकर फटाफट जीप बुलवाई, पर रात में जीप को आने में समय लग गया और अस्पताल ले जाते समय संजू की मृत्यु हो गई। हमारे समुदाय में संजू जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं होती हैं जो समय से अस्पताल ना पहुंचने के कारण, गर्भावस्था में उचित तैयारी ना होने के कारण, समय से स्वास्थ्य सेवा ना मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि संजू की मृत्यु के क्या-क्या कारण थे, आइए इसके बारे में हम जानें। क्या संजू को बचाया जा सकता था? ऐसी स्थिति में आशा की क्या भूमिका हो सकती थी? अब हम इस पे चर्चा करें। संजू की कहानी जानने के बाद संजू की मृत्यु के निम्न कारण सामने आए। वीएचएनडी पर संजू की 4 प्रसव पूर्व जांचें नहीं हुई। एनम एवं आशा दीदी ने भी उसे स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए बार-बार प्रेरित नहीं किया। यदि आशा उनके घर पर गृह भेंट के लिए बार-बार जाती, उनके परिवार के सदस्यों को भी समझाती कि जन्म की तैयारी करवाना क्यों आवश्यक है, संस्थागत प्रसव कराना क्यों आवश्यक है, 48 घंटे अस्पताल में रुकना क्यों आवश्यक है, तो शायद परिवार इसके महत्व को समझ के उसको समय से वहाँ ले जा पाते या 48 घंटे अस्पताल में ही रुकते। साथ ही यह भी हमें जानने की ज़रूरत है कि जब भी हम लाभार्थी से बात कर रहे हैं, हमें परिवार के सदस्यों से भी बात करनी चाहिए और जन्म की तैयारी पहले से ही सुनिश्चित करवा लेनी चाहिए, जो कि संजू की नहीं हुई थी। आशा द्वारा 48 घंटे रुकना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई उससे। संस्था में भी सेवा प्रदाता द्वारा इसके महत्व के बारे में नहीं बताया गया। संजू और उसके परिवार को प्रसव के बाद मां में होने वाले खतरे के कौन से लक्षण होंगे कि उसे तत्काल अस्पताल पहुंचना चाहिए, इसके बारे में भी पहले से उसे कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसके परिवार के सदस्यों को कोई जानकारी थी। निर्णय लेने में देरी एवं स्वास्थ्य सेवा समय से न मिल पाना भी संजू की मृत्यु का एक कारण था। यदि आशा बार बार उसके घर जाती, उसे और उसके परिवार के सदस्यों को समझाती, परामर्श देती, उनकी जन्म की तैयारी सुनिश्चित करवाती, तो इस मृत्यु को रोका जा सकता था। संजू की कहानी से हमें काफ़ी हद तक यह तो समझ में आ गया कि जन्म की तैयारी करवाना क्यों आवश्यक है। आइए इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश के NFHS 4 के आंकड़ों की बात करें तो केवल 67.8% जो प्रसव हैं वो संस्था में हुए हैं, जिसमें से 44.5% प्रसव ही शासकीय अस्पतालों में हुए हैं। यदि समय से गर्भावस्था के दौरान जन्म की तैयारी करवाई जाए तो संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जा सकता है, समय से सेवा लेने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है। जन्म की तैयारी करवाना क्यों आवश्यक है? जैसे कि हम संजू की कहानी से भी इस बात को समझ चुके हैं
कि गर्भवती महिला का प्रसव उचित संस्था में हो पाएगा। यदि किसी भी प्रकार की जटिलता है तो उसका समय से प्रबंधन हो पाएगा। प्रसव के पश्चात जो देखभाल होनी चाहिए माँ की और नवजात की, वो हो पाएगी। यदि माँ एवं नवजात में किसी भी प्रकार के खतरे के लक्षण हैं तो उनकी जल्द पहचान कर उनका प्रबंधन किया जा सकेगा। सही समय पर सही निर्णय लेकर मातृ एवं शिशु मृत्यु में कमी लाई जा सकेगी। प्रसव पश्चात आवश्यकता अनुसार परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया जा सके। आशा जब भी गृह भेंट के लिए जा रही है तो लाभार्थी के साथ साथ पति एवं परिवार के सदस्यों को भी जन्म की तैयारी के महत्व को समझाए और उन्हें बताए कि ये 4 बातें उसको गांठ बांध लेनी है जिससे कि डिलीवरी को आसानी से कराया जा सके। पहला है एनम दीदी से संपर्क बनाए रखना है। डिलीवरी के लिए नज़दीकी अस्पताल का पहले से ही पता करके रखना है। देर न हो जाए इसलिए 102 का पहले ही लाभ उठाएं, उनके पास नंबर होना चाहिए। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस का नंबर याद रखें। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आइए जानते हैं कि जन्म की तैयारी कब और किसके द्वारा कराई जाती है। जन्म की तैयारी आशा द्वारा गर्भावस्था का पता लगते ही महिला एवं परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कराई जाती है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर एनम द्वारा जन्म की तैयारी की समीक्षा की जाती है। जन्म की तैयारी के यदि मुख्य घटकों की बात करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए जन्म की तैयारी में, तो सबसे पहले है आपातकालीन स्थिति के लिए पहले से थोड़ा थोड़ा धन का संचय करके रखें। यदि प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार की जटिलता होती है या किसी भी तरह की समस्या होती है तो उससे हम निपट सकें। साथ ही साफ सूती कपड़ों की पहले से व्यवस्था करके रखें, माँ और बच्चे दोनों के लिए। एम्बुलेंस या वैकल्पिक वाहन की पहले से व्यवस्था करके रखें। प्रसव के लिए उचित संस्था की पहले से पहचान करके रखें। यदि महिला एचआरपी है तो उसे कहाँ जाना है, यदि प्रसव सामान्य होने वाला है तो हमें कहाँ जाना है। इसलिए हमें यह बहुत ही आवश्यक है कि हम पहले से ही कि हमें प्रसव कहाँ कराना है इसकी हमें जानकारी हो। प्रसव के समय साथ जाने वाले व्यक्ति की पहले से पहचान करना, ब्लड डोनर की पहले से पहचान करना। कई बार ऐसा होता है कि प्रसव के दौरान ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है तो हमें पहले से ही तैयारी करके रखना है कि ब्लड कौन देगा, पहले से ही उसकी पहचान कर लें। यदि घर में कोई छोटा बच्चा है तो पहले से ही निर्णय ले लें कि प्रसव के दौरान घर पर कौन रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि घर पर कोई नहीं होता है छोटे बच्चे को देखने के लिए, तो महिला 48 घंटे से पहले ही वापस आ जाती है और घर वापस आने के बाद कई बार खतरे के लक्षण होते हैं और उसका प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें इन बातों का विशेष ख्याल रखना है। जन्म की तैयारी जब भी हम करवा रहे हैं गर्भवती महिला एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मिलके, तो यह बात ज़रूर ध्यान रखें कि उस महिला और परिवार के सदस्यों को यह अवश्य बताएं कि कौन से खतरे के लक्षण होंगे और उसे कहाँ जाना है। इसके बारे में हमने उच्च जोखिम गर्भवती महिला की पहचान एवं रेफरल के सत्र में विस्तार से बात की है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और आपको बता देते हैं कि यदि गर्भवती महिला को बुखार आए, सांस लेने में तकलीफ़ हो, अत्यधिक उल्टी होना, पेशाब में कमी या कठिनाई आए, या आराम के समय भी सांस लेने में परेशानी हो रही है, या उसका बीपी बढ़ रहा है 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर हो रहा है, तो ऐसी महिलाओं को 24/7 पीएससी पर जाने की आशा को सलाह देनी है। उन्हें अवश्य इसके बारे में पहले से ही बता के रखें। इसी प्रकार यदि गर्भवती महिला को योनि से रक्तस्राव हो रहा है, धुंधला दिखने के साथ साथ अत्यधिक सिर दर्द हो रहा है, झटके आ रहे हैं, बेहोश हो जा रही है गर्भवती महिला, लगातार पेट में दर्द है, समय पूर्व प्रसव है या प्रसव झिल्ली फट गई है, या गंभीर एनीमिया की समस्या है, भ्रूण का ना हिलना डुलना, योनि से बदबूदार सफ़ेद स्राव हो रहा है, उसके साथ साथ तेज बुखार भी है, तो ऐसी महिलाओं को एफआरयू या जिला चिकित्सालय जाने की सलाह देनी चाहिए। उन्हें पहले से ही हमें तैयार कर देना है कि अगर ये खतरे के लक्षण होंगे तो आपको एफआरयू जाना है, और ये खतरे के लक्षण होंगे तो आप 24/7 पीएससी पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे समय से प्रबंधन किया जा सके या किसी भी प्रकार की जटिलता या मृत्यु की संभावना को रोका जा सके।
आशा को जन्म की तैयारी तो गर्भवती महिला की करवानी ही है परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, साथ ही उसे संस्थागत प्रसव एवं संस्था में 48 घंटे रुकने के निम्न फायदे भी अवश्य बताने हैं। ये फायदे इस प्रकार से हैं, किसी भी प्रकार की जटिलता का तुरंत प्रबंधन हो पाएगा, क्योंकि उसके प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु में ज़्यादातर जटिलताएं 48 घंटे के भीतर ही होती हैं। नवजात शिशु को पहली पोलियो की खुराक तथा हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का टीका मिल पाएगा। जन्म के तुरंत बाद शीघ्र अतिशीघ्र 1 घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान सुनिश्चित हो पाएगा। महिला को प्रसव केंद्र में ही नाल की देखभाल, बच्चे को गर्म रखने, सांस संबंधी संक्रमण, दस्त, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में सलाह मिल पाएगी, या इससे संबंधित कोई भी कठिनाई है तो उसे उचित प्रबंधन समय से मिल पाएगा। संस्था से छुट्टी के समय माँ और बच्चे की पूरी जांच हो जाती है और माँ को आयरन की गोलियां भी खाने को दी जाती हैं, जो उसे 180 दिन तक प्रतिदिन 1 गोली के हिसाब से खाते रहना है। बच्चा यदि कम वजन का है या प्री मैच्योर है तो उसका उचित प्रबंधन अस्पताल में ही संभव है और उसको तत्काल उपचार मिल जाता है यदि महिला संस्थागत प्रसव कराती है और वहाँ 48 घंटे रुकती है। गर्भवती महिला को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी मिल पाता है। संस्थागत प्रसव के फायदे: पहला तो निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाएगी, सामान्य प्रसव हो पाएगा, योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, खून, पेशाब, अल्ट्रासाउंड जांचें हो पाएंगी, ऑपरेशन से प्रसव यदि होना है तो वो भी हो पाएगा, और वजन व सभी पहले टीके उसे समय से मिल पाएंगे। आशा जब भी गृह भेंट के लिए जा रही है तो लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों को संस्था में 48 घंटे रुकने के फ़ायदों के बारे में अवश्य बताएं। सबसे पहला फ़ायदा यही है कि प्रसव के बाद लाभार्थी को निःशुल्क भोजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। साथ ही माँ एवं नवजात में यदि कोई खतरे के लक्षण है तो उनकी पहचान कर समय से प्रबंधन हो पाएगा। परिवार नियोजन की सेवाएं मिल पाएंगी, योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। शासकीय योजनाओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए और संस्थागत प्रसव के माध्यम से मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रसव के बाद रुपये 1400 की धनराशि देय होती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को घरेलू प्रसव होने की स्थिति में आर्थिक सहायता के रूप में रुपये 500 की धनराशि दी जाती है। आशा को इस योजना के अंतर्गत कुल रुपये 600 की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। उसमें भी प्रत्येक लाभार्थी पर उसे पूर्ण एएनसी चेकअप कराने के लिए 300 रुपये और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए 300 रुपये की राशि देय होती है। इसी प्रकार जो दूसरी शासकीय योजना है वह है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरंभ सितंबर 2011 में किया गया था, जिसके अंतर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित सुविधाएं शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। ये 7 मुफ्त सुविधाएं इस प्रकार से हैं। पहला है प्रसव के समय और बाद में परिवहन की निःशुल्क सुविधा, साथ ही डिलीवरी की मुफ्त सुविधा, सिजेरियन या ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, टेस्ट, इलाज और दवाओं की सुविधा मुफ्त उपलब्ध है, रक्त का इंतज़ाम की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, आहार और साथ ही जन्म से 1 वर्ष तक के बीमार बच्चों की देखभाल की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। जन्म की तैयारी करवाने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में आशा की भूमिका की यदि बात करें तो आशा को सभी गर्भवती महिलाओं की जन्म की तैयारी परिवार के साथ मिलकर बनवानी है। निरंतर गृह भ्रमण के दौरान जन्म की तैयारी एवं संस्थागत प्रसव संबंधित परामर्श देना और अस्पताल में ही प्रसव कराने के लिए प्रेरित करना है। एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं की जन्म योजना की समीक्षा करने में सहयोग करना है। गर्भवती महिलाओं एवं उसके परिवार के सदस्यों से गृह भेंट के दौरान संस्थागत प्रसव कराने, अस्पताल में 48 घंटे रुकने और परिवार नियोजन का साधन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आशा प्रसव के तुरंत बाद अस्पताल से आने के 24 घंटे के अंदर
लाभार्थी के घर का भ्रमण अवश्य करें, जिससे मां एवं बच्चे में होने वाले खतरों के लक्षणों की पहचान कर तत्काल रेफर किया जा सके। लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों को शासकीय योजनाओं के लाभ के बारे में अवश्य बताएं। आशा संगिनी की भूमिका। आशा संगिनी को अपने अंतर्गत आने वाली सभी आशाओं के क्षेत्रों का भ्रमण करना है और भ्रमण के दौरान जन्म योजना, संस्थागत प्रसव एवं अस्पताल में 48 घंटे रुकने से संबंधित जो भी जानकारी है या दिशा निर्देश हैं, उसके संबंध में आशाओं का लगातार क्षमतावर्धन करते रहना है और उनका सपोर्टिव सुपरविजन करना है। आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं बीसीपीएम से मिलकर उसका समाधान करना है। साथ ही ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करना है जहां की आशा को जन्म की तैयारी करवाने में दिक्कत आ रही है या जहां पर भी संस्थागत प्रसव कम हो रहे हैं या घरेलू प्रसव अधिक हो रही हैं, उसका कारण जानने का प्रयास करें। ब्लॉक स्तर पर स्थिति को साझा करें और आवश्यक समाधान करने का प्रयत्न करें। गर्भवती महिलाओं के घरों, मुख्यतः एचआरपी के घरों का प्राथमिक रूप से भ्रमण करना एवं जन्म योजना बनवाने और परामर्श देने में आशा को सहयोग करना। इसके साथ ही जो भी संबंधित जानकारी है उसको VHIR में अपडेट करवाने में भी आशा को मार्गदर्शन प्रदान किया जाना है आपके द्वारा। जन्म की तैयारी और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस सत्र में हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए अब क्विज के माध्यम से दोहरा लेते हैं। आपको आगे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। उस विकल्प में से कोई एक ही सही उत्तर होगा। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ जाना है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एनम द्वारा जन्म की तैयारी की समीक्षा कब की जानी चाहिए? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही, पूरे गर्भावस्था में कभी भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है, एनम द्वारा जन्म की तैयारी की समीक्षा तृतीय तिमाही में की जाती है। प्रश्न 2 इस प्रकार से है, इनमें से कौन सी जटिलता होने के बाद महिला को FRU रेफर नहीं करते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, योनि से अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, स्तनपान कराने में कठिनाई होने पर, पेट के निचले भाग में दर्द होने पर या पेशाब में जलन होने पर। इसका सही उत्तर है, यदि महिला को स्तनपान कराने में कठिनाई हो रही है तो उसे FRU रेफर नहीं करते हैं। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा विकल्प जन्म की तैयारी का घटक नहीं है? विकल्प इस प्रकार से हैं, एम्बुलेंस या वैकल्पिक वाहन की पहले से व्यवस्था करना, आशाओं की प्रतिमाह जन्म योजना पर समीक्षा करना, प्रसव के लिए उचित संस्था की पहले से पहचान करना, ब्लड डोनर की पहले से पहचान करना। इसका सही उत्तर है, आशाओं की प्रतिमाह जन्म योजना पर समीक्षा करना जन्म की तैयारी का घटक नहीं है। आइए अब प्रश्न 4 हल करते हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? विकल्प इस प्रकार से हैं, रुपए 500, रुपए 300, रुपए 600 या रुपए 250। इसका सही उत्तर है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा को रुपए 600 की प्रोत्साहन राशि प्रति लाभार्थी प्रदान की जाती है। प्रश्न 5, प्रसव के बाद 48 घंटे अस्पताल में रुकने पर लाभार्थी को क्या लाभ है? विकल्प इस प्रकार से हैं, जटिलता का प्रबंधन हो पाएगा, परिवार नियोजन की सेवाएं मिल पाएंगी, योजनाओं का लाभ मिल पाएगा और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न इस प्रकार से है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, केवल नवजात शिशुओं को प्रदान की जाती हैं, जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाती हैं, 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाती हैं या केवल गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। इसका सही उत्तर है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको क्लस्टर बैठक में जन्म की तैयारी और संस्थागत प्रसव के सत्र को संचालित करने में मदद करेगी। आप सभी संगिनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।